हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसल्टीज और मैं शिफाली गिरधरवाल। आज आपको बताऊंगी कि जीएसटी में किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। मतलब जीएसटी में सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जिनको एक्सप्रेसली डिनाई किया गया है, मतलब जिनको एक्सप्रेसली बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दो लोग कौन से हैं? सबसे पहले जो लोग होली एग्जेम्प्टेड, होली नॉन टैक्सेबल या होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, यानी कि आप किसी ऐसी गुड्स की या ऐसी सर्विसेज की या दोनों की सप्लाई कर रहे हैं जो कि जीएसटी में पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि 100% एग्जेम्प्टेड है, जिन पे टैक्स नहीं लग रहा है। एग्जेम्पशन किन किन गुड्स पे और किन किन सर्विसेज पे होगी वो लिस्ट अभी नहीं आई है, काफ़ी टाइम से अवेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक रिलीज़ नहीं किया है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स उनमें से किसी भी एक सप्लाई में आते हैं और आप 100% उन्हीं की सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना है कि अगर आपने 2 रुपये की भी किसी और चीज़ की सप्लाई कर दी तो आप पे रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आएगी, और रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आने के बाद आप पे टैक्सेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि टैक्सेबिलिटी के लिए कोई और क्राइटेरिया नहीं है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन भी है जीएसटी के अंदर। तो अगर आप होली एग्जेम्प्टेड की कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन ये है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप एग्जेम्प्टेड की भी कर रहे हो और आपकी कुछ टैक्सेबल भी होती हैं, तो आप उस टैक्सेबल वाली एंटिटी को सेपरेट रखें, और जहाँ पे आप पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड को कर रहे हैं उसको आप सेपरेट रखें। सेपरेट से मतलब आपको 2 अलग एंटिटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पेन वाइज सेग्रीगेशन होगा एंटिटीज़ का। सेकंड पर्सन जिसको कि जीएसटी ने क्लियरली बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लकी पीपल हैं वो लोग, क्योंकि पूरे जीएसटी लॉ के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों को बोला गया है। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपके जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पे वो उनकी कल्टीवेट कर रहे हैं, जो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन अगर आप कोई और काम करोगे, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप फार्मर हो, लेकिन लेट्स सपोज आपका एक फ्लैट है और आपने उसको रेंट पे दिया है, तो आप पे एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा अगर आपकी कोई और एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने से मना किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वो एग्जेम्प्टेड है। यानी कि जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें वैसे एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को भी लेना है। तो लेट्स सपोज आपने अगर 50,000 रुपये का रेंट रिसीव किया और आपने 20 लाख रुपए की आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल कर रहे थे। अब 50,000 का रेंट आने की वजह से क्या हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी, और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर मुझे एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करनी है, तो वहाँ पे आपकी जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगी वो आपकी 20,50,000, यानी कि आप पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, या तो आपको फिर कुछ अदर टाइप ऑफ बिजनेस या आप कोई अदर इनकम आपको आ रही है तो आपको उसको फॉरगो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एज एन एग्रीकल्चर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वैसे अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चरल काम कर रहे हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन है उसकी डेफिनेशन जीएसटी मॉडल प्रोवाइड करता है, और वो डेफिनेशन आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट इज़ अ पर्सन जो इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ 2 लोग एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी कभी भी एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकते। और वो लोग हैं जो कि कल्टीवेशन एक्टिविटी कर रहे हैं लैंड के ऊपर, खुद कर रहे हैं सेल्फ, या फिर लेबर के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि हायर्ड लेबर के थ्रू कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ या खुद कर रहे हैं, या फिर लेबर अगर अपने रखी है तो वो आपके सुपरविजन में कर रही है, और उसको आप जो कंसिडरेशन है वो आप कैश या काइंड कैसे भी दे रहे हो, तो सिर्फ वो लोग ही एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। यानी कि जो लोग अपनी पूरी की पूरी लैंड दूसरों को दे देते हैं, जिसे हम लोग देसी भाषा में बटाई पे देना बोलते हैं, तो अगर आपने कंप्लीटली उसको बटाई पे दिया, यानी कि आपका सुपरविजन वहाँ पे नहीं है, तो आप काइंड में भले उनको कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, लेकिन आपका सुपरविजन अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होंगे, बल्कि जो इंसान एक्चुअली में एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कर रहा है दैट विल बी द एग्रीकल्चरिस्ट। तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी जीएसटी के अंदर। तो ये 2 प्रोविजंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि किन 2 लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद भी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद भी आपको इन 2 केसेस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी टैक्सेबल इसके साथ मिक्स हो गई दोनों में से किसी भी केस में तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये इसके बेसिक प्रोविजंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट हमारे मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी के बेसिक प्रोविजन समझ सकें। थैंक यू सो मच।